प्रिय विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट के पाठ 5 प्रकृति चित्रण के अंतर्गत ऋतु वर्णन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता रीतिकाल के महाकवि पद्माकर हैं। बिहारी के बाद पद्माकर रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हुए हैं। इनका जन्म सन 1753 में हुआ था। इनके पिता के अलावा इनके कुल के अन्य अनेक व्यक्ति भी कवि थे, अतः इनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया है। जयपुर नरेश से इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी। पद्माकर ने अपनी ऋतुपरक कविताओं में प्रकृति का बेहद आकर्षक वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्यांशों में बसंत, वर्षा और शरद ऋतु का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। बसंत जब आता है तब केवल प्रकृति ही प्रसन्न नहीं होती, वह मानवीय चेतना में भी उल्लास भर देता है। वर्षा ऋतु का वर्णन पद्माकर ने विरह को बढ़ाने वाली ऋतु के रूप में किया है। शरद ऋतु की विशेषता का आकर्षक वर्णन पद्माकर के काव्य में प्राप्त होता है। पद्य क्रमांक 1। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत हैं। कहें पद्माकर परागन में, पवन में, पातन में, पिक में, पलासन पगंत है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत हैं। बीथिन में, ब्रज में, नबेलिन में, बेलिन में, बगन में, बागन में, बगरो बसंत है। संदर्भ: प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ पुस्तक हिंदी नवनीत के पाठ 5 प्रकृति चित्रण के अंतर्गत ऋतु वर्णन से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि पद्माकर हैं। प्रसंग: प्रस्तुत कवित्व में पद्माकर जी ने वसंत के आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या: कवि पद्माकर कहते हैं, कूलन माने नदियों के किनारों पर, केली माने केलों के वृक्ष में, कछारन माने नदी तालाबों की भूमि, किनारे की भूमि, कुंजन माने बगीचों में, क्यारिन माने क्यारियों में, कलित माने सुंदर, कलीन माने कलियों में, किलकंत यानी किलकारी मारता हुआ आया है। यानी पद्माकर कवि कहते हैं कि बसंत का आगमन हुआ है और वसंत नदियों के किनारे, केलों के वृक्ष में, कछारों में, बगीचों में, क्यारियों में, फूलों में, कलियों में किलकारी मारता हुआ आया है। कहें पद्माकर परागन में, पवन में, पातन में, पिक में, पलासन पगंत है। और पद्माकर कवि कहते हैं परागन में माने परागों में, पवन में माने हवाओं में, पातन में माने पत्तों में, पिक में माने कोयल में, पलासन में माने पलास के वृक्ष में, पगंत हैं माने ये पगला रहे हैं। यानी वसंत आगमन के कारण पद्माकर कवि कहते हैं कि पराग, हवाएं, पत्ते और कोयल में और पलासों के वृक्ष में जब बसंत का आगमन हुआ तो ये सब पागल होकर झूमने लगे हैं। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में। द्वार में माने द्वारों में, दिशान में माने दसों दिशाओं में, दूनी में माने दुनिया में, देश देशन में माने देश में और दूसरे देशों यानी विदेशों में भी बसंत का आगमन हुआ है। देखो दीप दीपन में, पद्माकर कवि कहते हैं कि देखो द्वीपों में, महाद्वीपों में, दीपन में माने दीपकों में, दीपत माने दीपक की तरह, दिगंत है माने दीप्तिमान हो रहा है। जब बसंत आया तो द्वारों में, दसों दिशाओं में, दुनिया में, देश में, विदेश में, द्वीपों में, महाद्वीपों में, दीपकों में वसंत आया तो ये सब दीपक की तरह दीप्तिमान हो गए। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बगन में, बागन में, बगरो बसंत है। पद्माकर कहते हैं बीथिन में माने गलियों में, ब्रज में माने ब्रज भूमि में, नवेलिन में माने नव बधुओं में, वेलिन में माने बेलों में, बगन में
माने बगलों में, बागन में माने बगीचों में, बग्र्यो माने फैला हुआ है, वसंत है माने बसंत का प्रभाव है। ब्रज की गलियों में, नववधुओं में, बेलों में, बगलों में और बागों में सर्वत्र वसंत फैला हुआ है। यानी पद्माकर कवि कहते हैं कि जब बसंत आता है तो सारी दुनिया मस्ती में आकर झूमने लगती है। वसंत प्राकृतिक उपादानों को तो अपने बस में कर ही लेता है। केवल इससे प्रकृति ही प्रसन्न नहीं होती, बल्कि ये मानवीय चेतना में भी वसंत उल्लास भर देता है और ये सब मस्ती में आकर झूमने लगते हैं। काव्य सौंदर्य नंबर 1 श्रृंगार रस, 2 कवित्व छंद, 3 अनुप्रास अलंकार, 4 शुद्ध साहित्यिक ब्रिज भाषा, 5 मुक्तक काव्य शैली। कवित्व 2 और भांति कुंजन में गुंजरत भीरे भौर, और डौर झोरन पे बौरन के वह गए। कहें पद्माकर शु और भांति गलियन, छलिया छबीले छैल और छबे छबे गए। और भांति विहंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और वन है गए। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत कवित्व में कवि पद्माकर ने बसंत आगमन के पश्चात प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का चित्रण किया है। व्याख्या। और भांति कुंजन में गुंजरत भीरे भौर। कवि पद्माकर कहते हैं और भांति माने अलग तरीके से, कुंजन में माने बगीचों में, गुंजरत माने गुंजार करती है, भीरे भौर, भीरे माने भीड़, भौर माने भौरों की भीड़, भौरों के दल, और डौर, डौर झौरन पे, डौर झौरन माने आम की डालियों पर आम के झुंड बौरन के बह गए, आम बौर के लद गए। यानी पद्माकर कवि कहते हैं कि जब बसंत का आगमन हुआ तो कुछ अलग तरीके से ही बगीचों में भौरों की भीड़ गुंजार करने लगी। आम की डालियों पर इतनी अधिक मात्रा में बौर आया कि आम की शाखाएं आम बोर के कारण झुक गईं। कहें पद्माकर सु और भांति गलियन, छलिया छबीले छैल और छवे छवे गए। पद्माकर कवि कहते हैं कि और भांति गलियन, कुछ अलग तरीके से, गलियन माने गलियों में घूमने वाले, छलिया कृष्ण भगवान को कहते हैं, यहाँ गोपों के लिए प्रयुक्त किया है। छबीले माने रंगीले, छैल माने छोकरे या ग्वाले, और छबे छबे गए माने छा गए हैं। यानी पद्माकर कवि कहते हैं कि ब्रज की गलियों में घूमने वाले मत वाले ग्वाले ग्वालिन युवतियों के हृदय पर छा गए हैं। और भांति विहंग में समाज में आवाज होत, वसंत आगमन के कारण और भांति माने अलग तरीके से, विहंग माने पक्षियों का, समाज माने समूह में आवाज होती माने आवाज करता है, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दे गए। ऐसे ऋतुराज वसंत के आए हुए आज मात्र 2 ही दिन हुए हैं। और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और वन है गए। बसंत के उल्लास के कारण लोगों के तन और मन इतने प्रसन्न हैं कि और रस वसंत के आनंद में, रीति माने रीतियाँ और रिवाज, राग माने गीत और संगीत, तन और मन सब एक हो गए। यानी सारा मानव समाज बसंत आगमन के कारण ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर
बसंत की मस्ती में डूब गया। सबके तन और मन एक बन गए हैं। संपूर्ण का इस तरीके से होगा। कवि पद्माकर कहते हैं कि बसंत आगमन के पश्चात बगीचों में भौरों के दल अलग प्रकार से गुंजार करने लगे। आम के वृक्ष की शाखाएं आम बोर के कारण झुक गईं। ब्रज की गलियों में घूमने वाले ग्वाले और ग्वालिन युवतियों के हृदय हर्ष और उल्लास से भर गए। पक्षियों का समूह मधुर आवाज़ करने लगा। ऐसे ऋतुराज वसंत के आए हुए आज मात्र 2 ही दिन हुए हैं कि लोगों के रस और रीति, गीत और संगीत सब बदल गए। सब वसंत की मस्ती में तन और मन से एक हो गए। सारा भेदभाव सभी ने हृदय से भुला दिया। काव्य सौंदर्य, श्रृंगार रस, कवित्व, छंद, अनुप्रास, अलंकार, शुद्ध साहित्यिक बृज भाषा, मुक्तक काव्य शैली। कवित्व क्रमांक 3। चंचला चला के चहूँ औरन ते चाह भरी, चरज गई तो फिर चरजन लागिरी। कहें पद्माकर लवंगन की लौनी लता, लरज गई तो फिर लरजन लागिरी। कैसे धरो धीर भीर तिरविद समीर तन, तरज गई तो फिर तरजन लागिरी। घुमड़ घुमड़ घटा घन की घनेरी, अब गरज गई तो फिर गर्जन लागिरी। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत कवित्व में कवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु में विरही नायिका का चित्रण किया है। व्याख्या। कवि पद्माकर कवि कहते हैं चंचला माने चंचला यानी बिजली, चला के माने चमकी, चहूँ और अंते माने चारों ओर ते, चाह भरी माने इच्छा पैदा हुई, चरज गई माने चलायमान हो गई, तो फिर चरजन लागिरी तो उसका मन चलता ही रहा। कवि पद्माकर यहाँ विरह में युक्त नायिका का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आई, चारों तरफ से बिजली चमकी, तो नायिका के मन में नायक से मिलने की इच्छा हुई। लेकिन जब नायक नहीं आया तो उसका मन चलायमान हो गया और चलता ही रहा। कहें पद्माकर लवंगन की लौनी लता। पद्माकर कवि कहते हैं लवंगन माने लौंगों की, लौनी माने सुंदर, लता माने बेलें, लरज गईं माने लहराने लगीं, फिर लरजन लागिरी तो लहराती ही चली गईं। पद्माकर कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हरी हरी लौंगों की वेलें, सुंदर सुंदर बेलें जो एक बार लहराईं तो फिर लहराती ही रहीं। कैसे धरों धीर, नायिका कहती है कैसे धरों, ऐसे में मैं अपने मन में कैसे धीरज धारण करूं। तिरविद समीर तन, तिरविद माने तीर प्रकार की पवन, शीतल मंद सुगंध, समीर माने हवा, तन तरज गई, उसको रोष माने क्रोध आ गया, तो फिर तर्जन लागिरी उसका रोष बढ़ता ही गया। नायिका ऐसे में सोचती है कि मैं कैसे धीरज धारण करूं। 3 प्रकार की हवाएं, शीतल मंद सुगंध युक्त हवाएं उसकी विरह को बढ़ाने लगी। ऐसे में उसे क्रोध उत्पन्न हो गया और उसका क्रोध बढ़ता ही चला गया। घुमड़ घुमड़ घटा घन की घनेरी, अब घुमड़ घुमड़ माने घुमड़ घुमड़ कर, घटा घटा माने घटाएं, घन की माने बादलों की, घनेरी माने घनघोर, अबई माने अब, गरज गईं गर्जना करने लगीं, तो फिर गर्जन लागिरी और गरजती रहीं
और गृहिणी के विरह को बढ़ाती चली गईं। एक बार जो आसमान में घुमड़ घुमड़ कर काली काली घनघोर घटाएं आईं और गर्जना करने लगीं, तो ऐसे में नायिका का विरह बढ़ता ही चला गया। संपूर्ण कविता का अर्थ इस प्रकार होगा। कवि पद्माकर वर्षा ऋतु में गृहिणी नायिका का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों ओर से घनघोर घटाएं आईं, बिजली चमकी, जिससे गृहिणी नायिका का मन चलायमान हो गया और चलता ही गया, यानी उसको नायक की याद आ गई और उसकी याद बढ़ती ही चली गई। पद्माकर कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में हरी हरी लोगों की सुंदर बेलें एक बार लहराईं तो लहराती ही रहीं। नायिका कहती है कि कैसे धीरज धारण करूं, शीतल मंद सुगंध युक्त 3 प्रकार की हवाएं उसके विरह को बढ़ा रही हैं। उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया तो उसका क्रोध या रोष बढ़ता ही चला गया और घुमड़ घुमड़ कर घनघोर घटाओं ने गरजना शुरू किया, तो फिर वे गरजती ही चली गईं और नायिका के विरह को बढ़ाती रहीं। काव्य सौंदर्य, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस, कवित्व छंद, अनुप्रास अलंकार, शुद्ध साहित्यिक वृज भाषा, मुक्तक काव्य शैली। प्रस्तुत कवित्व में कवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु में गृहिणी नायिका के विरह का वर्णन किया है। कवित्व क्रमांक 4। तालन पे तमालन पे मालन पे वृंदावन बीथिन बहार बंसीवट पे, कहें पद्माकर अखंड रास मंडल पे मंडित उमंड महाकालिंदी के तट पे, छिति पर छान पर छाजत छतान पर ललित लतान पर लाड़ली की लट पे, भाई भली छाई ऐसा रद जुनाई जिमी पाई छवि आज ही कनाई के मुकुट पे। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। प्रस्तुत कवित्व में कवि पद्माकर ने शरद ऋतु का आकर्षक चित्रण प्रस्तुत कवित्व में किया है। कवि पद्माकर कहते हैं तालन पे माने तालाबों पर, ताल पे, तमालन पे माने तमाल के वृक्ष पर, मालन पे माने माली के घर में, वृंदावन बीथिन माने वृंदावन की गलियों में, बहार बंसी वट पे और बंसी वट के वृक्ष के ऊपर, शरत काल की चांदनी का प्रकाश छाया हुआ है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है वो एकदम श्वेत चांदनी संपूर्ण पृथ्वी पर फैला देता है, जिससे पृथ्वी की सुंदरता में निखार आ जाता है। इसलिए पद्माकर कहते हैं कि तालाबों के ऊपर, तमाल के वृक्ष पर, मालिन पर, वृंदावन की गलियों में और बंसीवट के वृक्ष पर शरद की चांदनी का श्वेत प्रकाश छाया हुआ है। कहें पद्माकर अखंड रास मंडल पे, अखंड माने संपूर्ण, रास मंडल पे माने रास मंडल की भूमि पर, मंडित उमंड माने उमड़ उमड़ कर मंडरा रहा है महाकालिंदी के तट पे और यमुना नदी के किनारों पर भी। पद्माकर कवि कहते हैं कि संपूर्ण रासमंडल पर और महाकालिंदी नदी के किनारों पर भी शरद पूर्णिमा का श्वेत चांदनी का प्रकाश उमड़ उमड़ कर मंडरा रहा है। छिति पर, छान पर, छाजत छतान पर, छिति पर माने पृथ्वी पर, छान पर माने छज्जों पर, छाजत माने छाए हुए मकानों पर, छतान पर माने छतों के ऊपर, ललित लतान पर सुंदर लताओं के ऊपर, लाड़ली की लट पे, लाड़ली यानी राधा जी की
बालों के गुच्छों पर भी चांदनी का प्रकाश छाया हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर, छज्जों पर, छतों पर, सुंदर सुंदर लताओं के ऊपर और राधा जी के बालों के ऊपर भी शरद की श्वेत चांदनी का प्रकाश छाया हुआ है। भाई भली छाई है शरद जुनाई जिमी। पद्माकर कवि कहते हैं कि भाई भली माने सुंदर छाई, जिस प्रकार छाई है यह शरद जुनाई, यह शरद की चांदनी का प्रकाश जी माने जिस प्रकार पाई छवि आज ही कनाई के मुकुट पे, उससे कन्हैया के मुकुट की शोभा भी अनुपम दिखाई दे रही है। पद्माकर कवि कहते हैं कि तालाबों के ऊपर, तमाल के वृक्ष पर, माली के घर में, वृंदावन की गलियों में और बंसी बट के ऊपर बहार छाई हुई है। यानी कि शरतकालीन चंद्रमा की श्वेत चांदनी का प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है संपूर्ण रास मंडल पर, और यमुना नदी के किनारे पर भी शरतकालीन चांदनी का प्रकाश उमड़ उमड़ कर मंडरा रहा है, जिससे इनकी अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। संपूर्ण पृथ्वी पर, छतों पर, छज्जों पर, सुंदर लताओं पर और राधा जी के बालों पर भी श्वेत चांदनी दृष्टिगोचर हो रही है। जिस प्रकार यह शरद की चांदनी का प्रकाश आज फैला हुआ है, उससे कन्हैया के मुकुट की शोभा भी अनुपम दिखाई दे रही है। विशेष काव्य सुंदर श्रृंगार रस कवित छंद अनुप्रास अलंकार शुद्ध साहित्यिक वृज भाषा मुक्तक काव्य शैली। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में इतना ही। अगले डिजी लेसन में इसी पाठ 5 के दूसरे भाग और प्रश्नोत्तर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।